सोनाली सोनाली दिखा रही है। ओके, एलसी सर्किट। ओके, थैंक यू बच्चा, देख लिया। थैंक यू। वेयर इज माय वीडियो? मेरा वीडियो कहाँ चला गया? जल्दी भी। ये रहा मेरा वीडियो, मिल गया। ठीक। मेरी आवाज दबी दबी सी आ रही है। अच्छा, अभी इको भी आ रहा है। अभी ठीक है आवाज? कुछ कुछ आवाज में बदलाव हुआ अब? हेलो। अब चलो, जो भी है ठीक है। अब जो भी है ठीक है, इसी से काम चलाओ। ओके, चलो पढ़ाई करें। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन से ही आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से ही वापस आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, देख बच्चा। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रजिस्टर, एक और रजिस्टर है ना बेटा, और हमारा एक इंडक्टर। इंडक्टर, इसमें हमारा 20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम। यहां से एक और रेजिस्टेंस और एक और सेल। ठीक है बच्चा, सेल हमारा ये भी 20 वोल्ट का और ये 10 ओम का। ठीक है बच्चा, इसमें हमारा एक इंडक्टर और लगा हुआ है। ये इंडक्टर है बेटा 5 हेनरी का, और ये भी हमारा इंडक्टर है 5 हेनरी का। ठीक है बच्चा, ये हमारा है पॉइंट ए और ये हमारा है पॉइंट बी, और ये बेटा है स्विच। पहले का स्विच जो हमारा है बेटा, उसको कनेक्ट कर दिया ए से, है ना, एंड लेफ्ट टू गेन स्टेडी स्टेट, है ना बच्चा। इसको लंबे समय तक छोड़ दिया। ठीक है बेटा, नाउ नाउ स्विच इज शिफ्टेड। स्विच को शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट किया टू बी की तरफ, बी को शिफ्ट कर दिया बेटा इसको। ठीक है, तो सवाल पूछता है फाइंड फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। समझा बच्चा? जस्ट आफ्टर
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है बच्चा, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद बताना है कि करंट क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। चलो, अभिनव लिख रहा है कि अभिनव की तबीयत खराब हो गई थी तो ईएमआई छूट गया उसका। बच्चा देख, अब तो ईएमआई बहुत ज्यादा हो चुका है, 1-2 क्लास में, अभी क्लास खत्म होने वाला है चैप्टर। अब तो फटाफट क्या कर, क्या जितना वीडियो रिकॉर्डेड है सारा वीडियो देख ले बच्चा, सारा वीडियो देख ले, है ना। और जितने मैंने क्लास में एग्जाम्पल करवाए हैं वो सारे एग्जाम्पल भी देख ले अच्छे से। रोशन बोलो। हो गया सर, वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा। और सर कल का वीडियो आपने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया? कर दिया मैंने बेटा, डिस्कशन वाला जो सर। हाँ, वो वीडियो अपलोड करके लिंक मैंने भेज भी दिया तुम लोग को, मैं लिंक भेज दिया तुम लोग को। ओके, थैंक यू। लास्ट सेंटेंस में लिखा है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। सोनाली बोलो। सॉरी सर, पहले से रेज हैंड था। पीटर आदि बोलो भाई। सर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए ना सर। व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं एक्टिव ही रहता नहीं बेटा। सर आप टेलीग्राम भेजिए, टेलीग्राम वाले वो भेज दो, PH4 का ना, PH4 का। जी सर। PH4 का भेजता हूँ। कंप्यूटर में तो होता ही नहीं लिंक निकालने का फंडा। तो तेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर, टेलीग्राम पे मैसेज कर तो रिक्वायर्ड कर लूंगा, ठीक है। टेलीग्राम नहीं चलाते, व्हाट्सएप चलाते। जो टेलीग्राम चलाता ही नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक क्या करेगा तू बता। हाँ सर, इसीलिए तो बोले हैं सर व्हाट्सएप लिंक भेजने के लिए। तो व्हाट्सएप में ग्रुप में एक्टिव रहता ही नहीं मैं। किसी से अलग अलग बच्चे हैं ना, उसमें अलग अलग बच के बच्चे हैं मेरे पास। तो पीबी के किसी ग्रुप में हुई नहीं मैं तो। पीए है सर, पीए हाँ है। सॉरी पीए, हाँ पीए में, पीसी1 में एक्टिवली हूँ, पीसी1 ग्रुप में एडेड हूँ मैं, पीसी1 में एडेड हूँ, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता उस पे। एक ही बैच के बच्चे रहते हैं ना, टेलीग्राम पे बच्चे हैं भी, सारे बच्चे एक साथ हैं। ठीक है सर, टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं फिर भेजिएगा। हाँ टेलीग्राम करो डाउनलोड, इंस्टॉल करके मुझे मैसेज करना, ऐड कर दूंगा तुमको। ओके थैंक। क्रिस बोलो, क्रिस। हेलो, हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज। आवाज बहुत कम आ रही है मेरी, पर आज ही कम आ रहा है। पता नहीं क्यों कम आ रही है आवाज यार, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो लेकिन क्लियर आवाज है। अमन सर कल आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था ना सर क्लास के अंदर, हाँ उसके अंदर बीच के अंदर आपने इंडक्टर लिया था, तो सर उसके अंदर अपन ने एक के अंदर तो माना था कि करंट जाएगा और एक में माना था कि करंट नहीं जाएगा t = 0 पे।
जब स्विच देख क्लोज बेटा, होगा ऐसा तब। मत सोचो, सोचो इसे इस तरह से सोचो कि जब भी कभी इंडक्टर को हम स्विच करेंगे बेटा, है ना, तो सिस्टम का फ्लक्स चेंज नहीं करना चाहिए। इंस्टेंटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, मतलब पहले अगर जीरो फ्लक्स था तो स्विच करने के तुरंत बाद भी जीरो रहेगा, और अगर स्विच करने के जस्ट पहले अगर फ्लक्स मान लो था 10 यूनिट, तो स्विच करने के बाद भी हमारा 10 यूनिट रहेगा फ्लक्स, समझा? तो सर इससे जो अपने जो पहले वाला सर्किट था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि सर वो दूसरे के लिए तो इंसुलेटर बन गया, बेटा तो उसके लिए भी तो बन जाना चाहिए था। करंट को बैक ईएमएफ देने का काम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर करता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है उसको, बाकी में जो होना होगा सो होगा। सिर्फ सर। इंडक्टर पे ध्यान दो। यस सर। चलो बच्चा देखो, मैं करता हूं। तो देखो बेटा, जब स्विच हमारा ए से रहेगा कनेक्टेड तो कैसे बनेगा? देखो बच्चा, ये रहेगा 10, ये हमारा है बेटा 10, ये हमारा है इंडक्टर, ये इंडक्टर है बेटा हमारा 20 वोल्ट का, है ना। तो देख बेटा, ये स्टेडी स्टेट में आ गया हमारा, तो स्टेडी स्टेट में कितना करंट हो जाएगा? ये 20 और डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस 20, तो हो गया बेटा 1 एम्पियर, है ना बेटा। स्टेडी स्टेट में आ गया तो 1 एम्पियर हमारा करंट आएगा बच्चा एट स्टेडी स्टेट, है ना। अब चलो सुनो, सब लोग ध्यान देना। अभी मैं कहूं कि बताओ फ्लक्स थ्रू इंडक्टर कितना होगा? अभी फ्लक्स थ्रू इंडक्टर अभी कितना होना चाहिए? तो इंडक्टर का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L इंटू आई ना। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा I1, इसका मतलब हो गया बेटा ये 5 एम्पियर मीटर। बोलो बच्चा, होगा वेबर, सॉरी 5 वेबर, बोलो बच्चा। अभी हमारा इतना फ्लक्स है ना, अभी हमारा इतना फ्लक्स है ना। अब सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना बच्चा। अब सोचो, अब मैंने स्विच को बी लगाया, जब मैंने स्विच को बी से लगाया तो अब मेरा कैसा बनेगा बेटा सर्किट? अब देखो बेटा, सर्किट मेरा ऐसा बन जाएगा। अब इस सर्किट में बेटा 2 इंडक्टर है ना, 2 इंडक्टर है, और ये हमारा बेटा सिस्टम है ना बच्चा। ये हमारा 10 ओम है बच्चा, ये हमारा 5 हेनरी है, और ये हमारा 5 हेनरी है, और ये है बेटा 20 वोल्ट, है ना। तो सुनना बेटा ध्यान से। अब बताओ इस वाले में करंट मैं कैसे लूं? नीचे की तरफ लूं या ऊपर की तरफ लूं? बोलो बच्चा, इस 5 हेनरी में करंट मैं कैसे लूं? नीचे की ओर लूं कि ऊपर की तरफ लूं? बोलो बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना बच्चा, कि तुम जानता है ना कि अचानक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें अगर करंट था बेटा नीचे की ओर, तो इसमें हमारा करंट नीचे की ओर हो गया, बोलो, है ना। और इसके करंट को मैंने मान लिया बेटा आई डैश। अब सुनना ध्यान से, अभी मैं यहाँ कितना बोलूंगा फ्लक्स? अब बोलेंगे 5 आई डैश, है ना बेटा। पहले कितना फ्लक्स था बेटा? 5 वेबर, है ना। अब सोचो बेटा, अब मेरा कंफ्यूजन क्या? देखो, मेरा कंफ्यूजन ये है बेटा कि पहले मेरा फ्लक्स था 5 वेबर, है ना बेटा। अब अगर मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूं, अगर सिर्फ इसके बारे में सोचूं, है ना बेटा, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर, इसका हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। लेकिन मेरा इससे एक कॉन्सेप्ट वॉलेट कर जाएगा। क्या वॉलेट कर रहा है? देखो, वॉलेट ये कर रहा है बच्चा कि इस वाले का पहले कितना फ्लक्स था, इस वाले का पहले कितना फ्लक्स था बेटा? 0 ना। इस वाले का पहले हमारा 0 था बेटा फ्लक्स। तो अगर मैं इसमें करंट मान लिया आई डैश, तो फिर इसका भी फ्लक्स तो सेम मानना पड़ेगा ना। बोलो बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसकी बात मान लूं, है, तो इसके लिए बात फेल हो जाती है। अगर मैं कहूं बेटा कि इसका हमारा फ्लक्स 0 था, तो इसका भी फ्लक्स 0 कर दूं, तो यहाँ करंट 0 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं करंट 0 लेता हूं, तो फिर इसका फ्लक्स वॉलेट कर गया बच्चा, इसका फ्लक्स का रूल वॉलेट कर गया, है ना बेटा। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना इसमें। ये बात महसूस कर रहे हो ना कि इस प्रॉब्लम में समस्या है?
इस प्रॉब्लम में समस्या है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक की बात मानते हैं बेटा तो दूसरे की बात काटनी पड़ेगी, और दूसरे की बात मानते हैं तो पहले की बात काटनी पड़ेगी, है ना बच्चा? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है ना, कि देखो बच्चा, जो फ्लक्स की बात करते हैं ना बेटा हम, है ना, वो फ्लक्स हम लोग हमेशा सर्किट की बात करते हैं, समझा? फ्लक्स जो होता है ना बेटा, हम किसकी बात करते हैं? हमेशा सर्किट की बात करते हैं ना बच्चा, किसी एक की बात नहीं करते। हमारे लिए सिस्टम होता है इंपॉर्टेंट, एक बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होता। बोलो बच्चा, समाधान समझ में आया? इसका समाधान समझ में आया बच्चा? ये कि सिस्टम के लिए एक मेंबर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, इंपॉर्टेंट कौन है? पूरा सिस्टम इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि देखो इसमें कितना फ्लक्स, तो कहेंगे इसमें फ्लक्स 5I', इसमें हमारा कितना फ्लक्स, इसका फ्लक्स भी 5I', और ये पहले वाले फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। कितना हमारा फ्लक्स बच्चा? 5 वेबर। इसका मतलब I' इक्वल टू 1/2 एम्पियर। समझे बच्चा? एक बच्चा लेकर दोनों की बात थोड़ी थोड़ी मान लो, सही बात है ना? तो दोनों की बात थोड़ी थोड़ी मान लेते हैं बेटा, समझे? कि हमेशा इंडक्टेंस जो होता है बेटा, हम भले ही कॉइल का निकालते हैं लेकिन होता पूरे सर्किट का है वो, है ना? तो जब भी फ्लक्स की बात करोगे तो हमेशा सर्किट के फ्लक्स की बात करोगे, है ना बच्चा? तो इनिशियल करंट हमारा क्या हो गया बेटा? 1/2 एम्पियर। ठीक है, जब इनिशियल करंट हमारा हो गया 1/2 एम्पियर, तो अब इस लूप में घूम जाओ। अब इस लूप में घूम जाओगे तो क्या लिखोगे? अब लिखोगे बेटा कि +20 इधर से गए, -10I', फिर इसमें गए -5 di/dt, है ना बेटा? -5 di'/dt दोनों के लिए इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा di'/dt इक्वल टू 20 - 5 इक्वल टू 15 वोल्ट, है ना बच्चा? बात समझा? ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी इंडक्टर 5 di'/dt। सो 5 इंटू, एक मिनट, 20 - 5 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा बेटा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 15 वोल्ट। समझा? हर इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बेटा 15 वोल्ट। एक मिनट, बाई 10 होगा तो 1.5 होगा, तो ये 7.5 वोल्ट होगा बच्चा। ठीक है, एस बी में वोल्टेज का क्या काम है? एस टू बी में वोल्टेज का इस बैटरी का कोई काम नहीं, ये तो मजबूर है, ये तो मजबूर है बेटा। जैसा ये कैरी करेगा वैसे ही जाएगा, ये इसकी अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, है ना? राजनयन बोलो। नहीं बोलेगा। रेडमी, हेलो सर। हेलो। हाँ एक ही बच्चा बोलो। रेडमी तुम बोलो, पहले बोलो। सर मुझे इसमें ये डाउट पूछा था सर, ये जो I' है ना सर, वो तो इक्वल टू 1 होना चाहिए ना सर, वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया था कि ये इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, थोड़ी सी टाइम इक्वल टू 0 पर चेंज होता, तो सर इसमें तो 1 आ ही नहीं रहा। ठीक, तो मैं बात मान लेते हैं। तो मैं बात मान लिया मैंने। इस वाले में मैंने कहा कि जस्ट पहले कितना फ्लक्स था बेटा? 1 एम्पियर करंट था ना, तो अभी भी इसमें 1 एम्पियर होना चाहिए, बोलो, है ना? अब तुम मुझे बताओ, इसमें पहले कितना करंट था? 0। तो इसमें जब पहले 0 करंट था, तो क्या फिर 0 करंट कहोगे इसमें? तो बताओ, इसमें 0 करंट है, इसमें 1 एम्पियर संभव है? नो सर, नहीं संभव है ना बच्चा?
आगे समझ में ना Yes, sir. कि इंडक्टेंस जो काउंट करते हैं वो सिस्टम का काउंट करते हैं, एक बॉडी का नहीं। इंडक्टेंस हम पूरे सिस्टम का काउंट करेंगे। Yes, तो क्या बोलेंगे, इस समय कितना होना चाहिए फ्लक्स, 5I डैश प्लस 5I डैश, और पहले कितना फ्लक्स था 5 वेबर, बराबर कर देंगे, I डैश निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, इंस्टेंटली फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। राजनैना तुम बोलो। यस सर, अगर हम लोग इंडक्टर को एसी करंट में जोड़ते हैं तो एसी करंट का तो रुक डायरेक्शन जाओ, एसी कैंट की बात मत करो, अगला चैप्टर एसी आने वाला है। यस सर, तो उसमें एक्सप्लेन होगा क्या कि मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो ये तो उसमें करने का तरीका अलग होगा बिल्कुल, क्योंकि एसी जो पढ़ेंगे बेटा हम लोग, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है ना, हाँ इसलिए Yes, sir. हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा तो वैरी तो करेगा, लेकिन इतना फास्ट वैरी करेगा कि पता ही नहीं चलेगा हमको। ओके ओके ठीक है सर। आशुतोष। हेलो यस सर, वो कॉन्ट्राडिक्शन से सर बता दीजिए सर, कनेक्शन टूट गया, वो बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मैंने कहा कि इसमें 1 एम्पियर पहले था, अभी भी इसमें 1 एम्पियर लूं बेटा तो हमारा इसका तो फ्लक्स रह गया कांस्टेंट, लेकिन फिर इसकी ऐसी बात करूंगा तो इसकी बात ही बोलनी पड़ेगी 0 0, है ना। अब ये दोनों बातें सच नहीं हो सकती कि यहाँ करंट 0 एम्पियर हो, यहाँ करंट 1 एम्पियर हो, है ना। इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट में कुछ छूट दिया, है ना। तो अपने नोट्स को चेक करो, नोट्स में लिखवा था मैंने बेटा कि सिस्टम का फ्लक्स, सर्किट का फ्लक्स लिखवाया था मैंने तुमको कि सर्किट का फ्लक्स अचानक चेंज नहीं कर सकता। तो सर्किट की बात करेंगे हमेशा हम तो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, तो 5I डैश प्लस 5I डैश ये पहले वाले फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चा। यस सर। हाँ चलो आगे बढ़े। अब चलो बच्चा, ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत कर लिए जिसमें ये दिखता हो कि सर्किट ऑन करने के बाद क्या होगा, है ना बेटा, सर्किट ऑन करने के तुरंत बाद क्या होगा और सर्किट के बहुत बाद क्या होगा, है ना बेटा। अब बीच वाली बात करें, अब बीच वाली बात करें मतलब हम बात करना चाहते हैं 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद क्या करंट होगा, है ना बच्चा। तो देखा जाए टॉपिक का नाम ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का ट्रांजिएंट स्टेट, है ना बेटा। इसी को इस टॉपिक से भी तुम कह सकते हो कि ग्रोथ एंड डीके, ग्रोथ मतलब बढ़ना और डीके मतलब घटना, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, करंट का बढ़ना और करंट का घटना। ठीक है बच्चा। अब चलो बात करें, पहले बात करें बेटा ग्रोथ ऑफ करंट की, मतलब इसको डील करना है कैसे बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम डील करते थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, है ना बच्चा। तो देखो मैंने कहा मान लो हमारे पास एक इंडक्टर है बच्चा, इस इंडक्टर को हमने एक स्विच से जोड़ दिया और ये स्विच और एक रेजिस्टेंस के साथ एक सेल लगाया बेटा, जिस सेल का हमारा ईएमएफ जाई है, रेजिस्टेंस R है और इंडक्टेंस L है ना बच्चा। हमने t बराबर 0 पे, हमने t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा। और कुछ समय के बाद, अब कुछ समय के बाद t इक्वल टू t सेकंड पे हमने देखा इस सर्किट में ऐसा करंट आई, है ना बच्चा। तो अब इस लूप में घूम जाओ, अब इस लूप में घूम जाओ बच्चा, तो क्या लिखोगे, माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई टी इज प्लस जाई इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा। इसका मतलब हो जाएगा हमारा एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जाई माइनस आई आर, है ना बेटा। अब चलो इंटीग्रेशन का बनाया जाए फंक्शन, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, अब यहां बन जाएगा क्या हमारा, बोलो, ये बन जाएगा L इंटू डी आई बाई जाई माइनस आई आर, है ना बच्चा, इज इक्वल टू हो गया बेटा dt, इंटीग्रेशन 0 टू आई करेंट और 0 टू t करेंट, है ना बेटा। इसको इंटीग्रेट कर और रिजल्ट तेरा आएगा I इक्वल टू जाई बाई आर
1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाई L। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू, है ना बेटा। तो देखो बेटा, व्हाट इज द हेडिंग मीन टू से, व्हाट द हेडिंग मीन टू से क्या भाई, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अनस्टेडी, ट्रांजिएंट का मतलब होता है बेटा अनस्टेडी, है ना। तो ट्रांजिएंट के बजाय मैं लिख दूं अनस्टेडी, तो भी उसका मतलब वही समझना तुम, मतलब टाइम फंक्शन। ठीक बच्चा, अब चलो यहाँ देखो, इसमें अगर कर दूं बेटा मैं कि di अपॉन dt को जीरो कर दो, di अपॉन dt को जीरो कर दोगे बच्चा, अगर इसको जीरो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, i बराबर जाई बाई आर, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलो, तो कहेंगे जाई बाई आर जो हमारा है बेटा, उसको कह दिया मैंने आई नॉट। आई नॉट क्या है, तो कहोगे आई नॉट हमारा है स्टेडी स्टेट करंट, है ना बेटा, स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है बच्चा, अब चलो, अब मैंने कहा जो L बाई आर है बेटा, जो L बाई आर है ना, L बाई आर, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने टाउ, इसको नाम दे दिया हमने टाइम कांस्टेंट का। ठीक है बच्चा, तो क्या बन गया देखो, तो बन गया हमारा I बराबर आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है बच्चा, ये आ गया हमारा क्या, इंडक्टर के करंट का, है ना बच्चा। तो अब बोलो, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो क्या लिखोगे, L di बाई dt, है ना बच्चा। तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा जाई इनटू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है बच्चा, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना, तो ऐसा मिल जाएगा बेटा इंडक्टर का वोल्टेज। हाँ बिल्कुल सेम केस बेटा, बिल्कुल सेम केस। जल्दी लिखो फटाफट। आरवी बोलो, आरवी सिद्धिका। सर अपन जो कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस लेते थे आरसी में, सर वो हाँ, जिसमें कैपेसिटर लगा होता था उस लूप का रेजिस्टेंस था या कंप्लीट रेजिस्टेंस था? सर ये थर्ड आउट। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लेते थे हम लोग। नो सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था या फिर वो कैपेसिटर का जो लूप में रेजिस्टेंस होता है वो लेते थे? टाइम कांस्टेंट के लिए हाँ सर। आरसी, कैपेसिटर के दोनों प्लेट है ना बच्चा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ ओके सर, ओके। अदिति PO2 ये वीडियो अपलोडेड प्लीज, वीडियो अपलोडेड प्लीज। कुछ कहना चाहते हो बच्चा तुम? नहीं करना चाहते हो, ओके। सर मेरे 37% के आसपास ही मार्क्स आते हैं, बढ़ने के लिए क्या करूं? पढ़ो, बढ़ने के लिए पढ़ो, है ना। इस बात से बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि पिछली बार मेरे टेस्ट में खराब मार्क्स थे, पिछले के पिछले बार भी मेरे टेस्ट में खराब मार्क्स थे, पिछले के पिछले बार भी खराब मार्क्स थे, तो कहीं अगले बार भी खराब मार्क्स ना आ जाएं। ये नहीं सोचना है बेटा, है ना, बस पढ़ते जाना है। ठीक है, बस अपनी गलतियों को सुधारो, इस बात पे सोचो पिछली बार नंबर कम आए तो क्यों कम आए, किन वजहों से आए, है ना। अगले टेस्ट का टारगेट बनाओ, अगले टेस्ट के टारगेट बनाने में मैं तुमसे हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प मांग सकता हूँ मुझसे, है ना। अगले टेस्ट का बनाओ टारगेट बेटा, जितने सारे चैप्टर हैं सारे चैप्टर का एक्सरसाइज 1 फिर से लगा लो, पूरा सॉल्व कर लो, है ना। सारे टेस्ट का, सारे चैप्टर्स का एक्सरसाइज 1 फिर से बना लो, है ना बेटा।
इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि एक्सरसाइज 1 के लेवल का जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा उसके मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चा, ऐसे बनाओ प्लान, आगे बढ़ो। और अगर अगली पिछली बार तुम्हारा 37% आया है बच्चा, पिछली बार अगर 37% आया है और अगली बार 40% आता है तो दुखी नहीं होना है, खुश होना है, 3% बढ़ गया है ना बच्चा। फिर अगली बार का फिर टारगेट बनाओ, फिर बढ़ाएंगे 3% और बढ़ाएंगे, है ना बेटा। तुम ज्यादा लंबा टारगेट बनाओगे नहीं, तुम सिर्फ 3% 4% का बनाओ, खत्म हो जाएगा आसानी से। ज्यादा लंबा बनाओगे टारगेट बेटा थोड़ी मुश्किल लगेगी, तुमको लगेगा इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम सोचोगे अगर कि पिछली बार मेरा 37% था या 40% था, मुझे और 3% चाहिए, तो कर लोगे, है ना बच्चा। करो करो, चिंता मत करो। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, समझा। चिंता से आदमी की बुद्धि कम हो जाती है, चिंता एकदम नहीं करने का है। चलो अब देखो बच्चा, इन सब वेरिएशन का ये ग्राफ देखा जाए बच्चा, इसका देखो बेटा ग्राफ, इसके वेरिएशन का करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा देखो बच्चा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, कट गया थोड़ा सा, अब हाँ अब दिख रहा है। देखो बच्चा, छोड़ो यहाँ नहीं बनाते हैं, फ्रेश जगह बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। देखो बच्चा, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया जाए, देखो बेटा करंट y एक्सिस पे I, x एक्सिस पे टाइम, है ना बच्चा। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बेटा। करंट वर्सेस टाइम, बोलो बच्चा टाइम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, टाइम 0 पुट करने पे क्या होगा बोलो। करंट हमारा हो जाएगा बेटा 0, करंट हो जाएगा बेटा 0। जैसे जैसे टाइम घटता बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा बच्चा। करंट हमारा बढ़ता जाएगा, करंट हमारा बढ़ता जाएगा, करंट हमारा बढ़ता जाएगा, है ना बच्चा। और ये करंट हो जाएगा बेटा मैक्सिमम, है ना, ये हो जाएगा हमारा आई नॉट। ठीक है, और जिस तरह से तुम कैपेसिटर में बोला करते थे टाइम कांस्टेंट, वैसे यहां भी कहोगे बेटा T इक्वल टू टाउ, ये हो जाएगा बेटा मेरा टाइम कांस्टेंट। क्या होगा बोलो, ये आएगा तुम्हारा, याद करो कितना था, 0.63 आई नॉट, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, है ना बच्चा। क्या कहोगे, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम आफ्टर विच करंट इन द इंडक्टर grows to 63% of the maximum value, है ना। एक्चुअली होता है 0.628, लेकिन तुम 63 याद रखो, याद करने में आसानी होगा, है ना बेटा। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम आफ्टर विच करंट इन द इंडक्टर grows to 63% of maximum current, है ना बच्चा। अब देखो वोल्टेज का ग्राफ, इंडक्टर के वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बच्चा। पहले हमारा वोल्टेज कहेंगे बेटा जाई के बराबर होगा, जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज घटता जाएगा, है ना बेटा, एक्सपोनेंशियल कर्व में। और कहोगे T इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, वो टाइम है जब करंट हमारा इतना हो जाता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है घट करके 37% रह जाती है ना बच्चा, लिख लो।
चलो बच्चा देखा जाए आगे। अब दिखाना है बेटा डीके ऑफ करंट। देखो बेटा अब बात करें डीके ऑफ करंट। देखो बच्चा अब हम करंट घटने की बात करेंगे, है ना बच्चा। इमेजिन करो कि एक सेल है बेटा, है ना, एक सर्किट है, इस सर्किट के था रेजिस्टेंस है बच्चा, और हमारा एक इंडक्टर है बेटा, और यहां से ये लगा है कोई स्विच, और यहां से लगा है बेटा रेजिस्टेंस, है ना। अब देख बेटा एक बात याद रखना इसमें कि कैपेसिटर में क्या था, याद करो। कैपेसिटर में ये था बेटा कि हम कैपेसिटर को चार्ज करके रख सकते थे, है ना बेटा, और उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते थे बेटा, है ना। लेकिन बेटा इंडक्टर में तुम ये नहीं कर सकते। इंडक्टर में एनर्जी तभी तक है बेटा जब तक करंट है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना बच्चा, हाफ एल आई स्क्वायर। जब तक सर्किट में करंट है बेटा तब तक इसमें जान है, जब तक इसमें करंट है तभी तक इसमें जान है बच्चा। अगर करंट खत्म तो जान खत्म इसकी, है ना। इस बात को याद रखना। तो जब भी हम स्विचिंग करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि स्विच करने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम फट से करना होता है, एकदम एक झटके में करना होता है, ठीक है बच्चा। तो देखो पहले हमारा स्विच यहाँ लगा हुआ था बेटा, है ना। तो पहले स्विच हमारा कहाँ लगा हुआ है, स्विच हमारा ए से लगा हुआ है ना बेटा। कब तक, फॉर द टाइम, जब तक कि करंट ग्रोस टू आई नॉट, इसको तब तक लगा हुआ छोड़ दिया बेटा जब तक कि हमारा इसमें, जब तक इसमें करंट हमारा क्या है बच्चा, आई नॉट है, समझे बच्चा, है ना। अब जैसे ही करंट आई नॉट आ गया, जैसे ही करंट आई नॉट आ गया, देन एट t इक्वल टू 0 स्विच इज इंस्टेंटली शिफ्टेड टू बी, है ना बेटा। एक झटके में करना होगा स्विच, कोई भी टाइम का लैगिंग नहीं होना चाहिए। एक आध सेकंड का लैगिंग हुआ तो ही मर जाएगा ये, इसलिए बचा के रखना है इसको। एक झटके से मारना होगा उधर स्विच, समझा बेटा। स्विच को हमने शिफ्ट कर दिया बी से। अब देखिए बेटा स्विच को शिफ्ट हुआ बी से, तो अब हमारा सर्किट कैसा बन गया बेटा, देख अब सर्किट हमारा बन गया ऐसे। ये हो गया बेटा हमारा इंडक्टर। तो कहोगे इसमें अगर पहले करंट ऐसे आ रहा था तो अभी भी करंट हमारा कितना होगा बेटा, आई नॉट ही होगा एट t इक्वल टू 0, है ना बेटा। लेकिन थोड़े समय के बाद मान लो इसमें करंट हो गया आई, कब हो गया ऐसा, t सेकंड के बाद। तो क्या लिखोगे बेटा, तो लिखोगे तुम कि माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू आई। क्या दिख रहा है बेटा, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है ना, करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो अभी उसको तुम इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट
e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना बेटा? क्या वो हमारा वही है L बाई आर, है ना बच्चा? और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसका मतलब आई नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। समझा बच्चा? ठीक है। क्या कहेंगे इसमें कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ? इंडक्टर के करंट का, तो कहेंगे करंट तो इस बार लगातार घटता जाएगा बच्चा। करंट हमारा शुरुआत कहां से होगा? आई नॉट से, और ये घटता जाएगा एक्सपोनेंशियली t इक्वल टू टाउ। वो टाइम होगा बेटा जब करंट घटते घटते 37% बच जाएगा, और वोल्टेज का ग्राफ वैसे ही बनेगा। बस अंतर ये होगा कि हम जाई ना बोल करके आई नॉट बाई टाउ बोलेंगे, आई नॉट बाई टाउ बोलेंगे। ठीक है बच्चा? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। एल भी होगा ना, एल भी होगा ना रे, एल डी आई बाई टी, डी आई बाई टी इतना हो गया, तो आई नॉट एल होगा बेटा यहाँ पे, है ना? यहाँ होगा आई नॉट एल बाई टाउ। ठीक है बच्चा? लिख लो। सुमित अवस्थी बोलो। सर इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स के क्वेश्चंस नहीं बनते क्या? हाँ बनते हैं ना, बिल्कुल बनते हैं, बताएंगे, वेट करो। सर पैरेलल और उसमें? हाँ हाँ एकदम आएगा बच्चा। ठीक है सर। सीरीज पर करेंगे, बात करेंगे उसकी, हम बात करेंगे। तिवारी जी बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ए को अगर हमने एस से स्टेडी स्टेट तक कनेक्ट रहने दिया, फिर बी को भी कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में सर पहले तो क्या हुआ? बी को भी नहीं किया था सर, मतलब अगर हम अपने तरफ, मतलब सर वो क्वेश्चन ए से डिस्कनेक्ट के बीच जोड़ा, उसके पहले के सवाल में था कि ए और बी दो लगा हुआ था। सर इस केस में अगर बी को भी कनेक्ट कर दे तो फिर कैसे आएगा सर? मतलब ए और बी दो लगा हो। यस सर। तो क्वेश्चन किया है बेटा आप लोगों ने ऐसा इंस्टेंटली कनेक्ट किया बेटा उसमें ना। अच्छा मैं समझ गया तेरा सवाल। तेरा सवाल है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर साथ में हुआ तो क्या करेंगे, है ना? यस सर। हाँ इंतजार करो इसके लिए, इसका बताएंगे कॉन्सेप्ट अभी। ओके सर। पिछले वाले में भी छूट गया था, देख ले पिछले वाले में कहाँ भी छूट गया, देख लो एक बार सब लोग, ठीक कर लो जहाँ गया बढ़ा। तो रोशन सर क्या सर्किट में मतलब कैपेसिटर और मतलब जैसे अभी तक 3 एलिमेंट पढ़े हैं ना सर, रेजिस्टर, कैपेसिटर और ये तीसरा इंडक्टर, हाँ क्या सर इसके अलावा भी और सा एलिमेंट होता है सर्किट में सर? नहीं नहीं बेटा ये नहीं होगा। ओके। डिस्कशन करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे डिस्कशन। मैं दिया था ना होमवर्क एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों में दिया था, 1 से लेकर 10 तक सवाल दिया था ना मैंने। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों में मैंने 1 से 10 तक सवाल दिए थे। तो पहले चलो पहले पार्ट 3 कर लेंगे फिर पार्ट 2 कर लेंगे। चल देख बच्चा रेस कर रहा हूं अब। देखो बच्चा अगर कभी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस रहे, है ना बेटा? चलो देखो नोट में एक पॉइंट लिखवा देता हूं तुमको मैं। देखो बच्चा नोट में एक पॉइंट लिखो। देखो बेटा इन केस ऑफ डीके, इन केस ऑफ ग्रोथ, सॉरी इन केस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ वाले में फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, था ना बच्चा? लेकिन ये फॉर्मूला तुम कभी इस्तेमाल करोगे जब करंट हमारा 0 से I ग्रो किया हो। बोलो बच्चा, जब 0 से करंट I ग्रो करेगा
तभी तुम ये इस्तेमाल कर पाओगे ना बेटा, है ना। अगर मान लो कभी सवाल में I1 से I2 ग्रो करता हो, I1 से I2 ग्रो करता हो बेटा करंट, है ना, तो ऐसे लिखना P इज इक्वल टू टाउ ln I0 माइनस I2 डिवाइडेड बाय I0 माइनस I1। ठीक है बच्चा, ऐसे याद करो फॉर्मूले को तो ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना बेटा। ये फॉर्मूला ये वाले केस में भी इस्तेमाल हो सकता है ना बच्चा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इस केस में इस्तेमाल नहीं होगा, समझे बात को। ये वाला फॉर्मूला इसमें हो जाएगा इस्तेमाल, लेकिन ये वाला इसमें नहीं हो पाएगा, समझा बेटा। इसको बाद तो सेकंड वाला फॉर्मूला याद करो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कैसे आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आया था। इसका लिमिट तुमने 0 से I दिया था ना बेटा, मैंने इसका लिमिट I1 से I2 कर दिया बस, ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि इन केस ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, अगर सवाल में क्या हो बच्चा, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, है ना बच्चा, है ना। इन केस ऑफ ग्रोथ वाले में, डीके वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चा, है ना। अगर हम ग्रोथ वाले की बात करें कि सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है बेटा, है ना, तो क्या करना, सबसे पहले क्या करना, I0 निकालना। I0 का मतलब क्या होगा, तो भाई I0 का मतलब होगा स्टेडी स्टेट करंट इन इंडक्टर, है ना बच्चा। इंडक्टर में स्टेडी स्टेट का करंट निकाल लो, ठीक है बच्चा। फिर कहना टाउ इज इक्वल टू L बाई R इक्विवेलेंट, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपेसिटर में किया था बेटा हम लोगों ने, है ना बेटा। हाँ बच्चा, कैपेसिटर में हमने क्या किया था, Q1 ऊपर था और Q2 नीचे था। Q1 हमारा ऊपर था, Q2 हमारा नीचे था, सही बात। इसमें हमारा I1 नीचे होगा, I2 ऊपर होगा। एक मिनट रुक जाओ, क्या आएगा, पहले हमारा डिफरेंस बड़ा था रे, हाँ सॉरी सही बोला तुम, यहाँ पहले I1 होगा बेटा और यहाँ I2 होगा, मेरी गलती है ये। लिमिट पुट करके इंटीग्रेट करके चेक कर लेना, ऊपर I1 आएगा बेटा, नीचे I2 आएगा। देखो बच्चा L बाई R इक्विवेलेंट में इसमें कहना R इक्विवेलेंट क्या है, तो ये कहना बेटा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहाँ निकालना है, तो निकालना है बेटा अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, है ना बेटा। इंडक्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इंडक्टर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस पूरे सर्किट का बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। इंडक्टर के पूरे सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चा, ठीक है। और फिर इसके बाद फॉर्मूला, देन फॉर्मूला, है ना। जो फॉर्मूला हमारा है वो इस्तेमाल करेंगे। हाँ बेटा, बस थ्योरी आज के लिए इतना ही रहेगा, अब डिस्कस ही करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कशन ही करेंगे। कल ही करते हैं बेटा क्वेश्चन, चलो होमवर्क करें डिस्कस। हाँ बेटा जल्दी कर दूंगा अपलोड, पहले रिसीव कर दूंगा अपलोड, ठीक है। अब चलो आओ पीए स्टार में ईएमआई एक्सरसाइज 2 निकाला जाए। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, ईएमआई में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 निकाला जाए बच्चा। फिर मांगा नेक्स्ट होमवर्क, बोलता हूँ बेटा डिस्कस करने के बाद मांगेगा मुझसे होमवर्क। मुझे किसी को चलेगा पता कहाँ तक हो पाया डिस्कस।
हाँ बेटा पहले पार्ट 3 कर रहे हैं डिस्कस। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो पहले। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका। 1 पूछना है राज को और 3 पूछना है सिद्धिका को। 1 एंड 3 देखते हैं पहले। देखो बच्चा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा a resistance R is connected between the two ends of the parallel smooth conducting rails. A conducting rod lies on these fixed horizontal rails and a uniform constant magnetic field B exists perpendicular to the plane of the rails as shown in the figure. If the rod is given a velocity v and released as shown in the figure, देखो बच्चा कहता है अगर हम लोग इस रॉड को रिलीज करते हैं तो बच्चा इसमें हमारा एक रेजिस्टेंस है बच्चा, है ना, एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद क्या दिया है वायर, है ना बच्चा, और उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बेटा, चलो यार पेज मूव कर गया क्या था, और तो बेटा इसने एक रॉड, इस रॉड को ऐसे मूव कराया v स्पीड से, है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा b है ना बेटा। अब कहता है देखो क्या पहला पार्ट, द टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव, दूसरा कहता है टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव, द टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड इज इक्वल टू हीट जनरेटेड। बेटा कहता है क्या, सुनना ध्यान से बच्चा, देखो बच्चा यहाँ से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा ना बेटा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें ऐसे आएगा बेटा करंट, है ना। अब देखना बेटा इस रॉड में ऐसे करंट आया तो देखो बेटा इस वेलोसिटी को देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड को देखो, है ना, तो फोर्स लगेगा नीचे बेटा, है ना, ये वेलोसिटी ये फील्ड बेटा तो ऊपर फोर्स, सॉरी ये हमारा, क्या कर रहा हूं मैं, फिर से ये हमारा देखो बेटा करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, तो करंट अगर ऐसा बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ तो फोर्स पीछे लगेगा, है ना बेटा, बोलो तो कहोगे एक फोर्स मैग्नेटिक का ऐसे लगेगा, है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से एकदम ध्यान से सुनना, तो क्या कहोगे इस वाले को देखो फोर्स को और इस वेलोसिटी को देखो, है ना बेटा, तो कहोगे इस वाले फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क है बच्चा, है ना, इस वाले फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क है बच्चा, है ना। अब देखना कि जब करंट हमारा ऐसे जा रहा है बेटा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, बोलो बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है ना, तो अब देखो ये हमारा है क्या वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज हमारा ऊपर जा रहा है बेटा, इसके साथ साथ इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है ना बच्चा, तो तुमने ऐसा फोर्स कहा ना बेटा, है ना। अब सोचो इधर हमारा वेलोसिटी है पॉजिटिव चार्ज का, तो ये वेलोसिटी ये फील्ड तो ऊपर फोर्स, है ना बच्चा, तो इसका मतलब ऊपर लगेगा फोर्स, बोलो ठीक है। तो क्या कहोगे इसके लिए हमारा ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव वर्क, है ना, तो ये फोर्स का बेटा नेगेटिव वर्क और ये फोर्स का बेटा पॉजिटिव वर्क, है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत है सर, नहीं बच्चा यही होगा ना, लेंज लॉ, सिंपल सोचो ना, अगर तुम डायरेक्शन पता नहीं भी करते हो तो सिंपल लेंज लॉ, है ना, किधर जाएगा तो पीछे लगेगा, है ना बेटा। तो अब देखो इस वाले का मोशन से करंट की वजह से ऐसे फोर्स लगा बच्चा, करंट की वजह से ऐसे फोर्स लगा, और चार्ज वाले की वजह से ऐसे फोर्स लगा, है ना बच्चा। तो ये पॉजिटिव वर्क डन है और नेगेटिव वर्क डन है ना बेटा। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करो तो तेरा रिजल्ट आएगा टोटल वर्क डन बेटा जीरो हो जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन ए
ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन बी ए ऑप्शन बी दोनों गलत। अब चलो ऑप्शन सी में, सी में कहता है बेटा टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सी सही हो गया बेटा, सी हमारा सही हो गया। डी देखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड इज इक्वल टू हीट जनरेटेड बिटवीन आर। सही बात बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन है ना बच्चा। आगे चलो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखा जाए। 3 कहता है बेटा ए कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रिंग। देख बच्चा, कहता है मान ले ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एक रिंग रखा है ना। अब बताओ इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो फ्लक्स वेरी करेगा कि नहीं, फ्लक्स वेरी करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा, ये गलत। अब कहता है इट इज ट्रांसलेटेड। अब बताओ इसको अगर यहां से ऐसे ले जाओ, ट्रांसलेट करके यहां ले आओ, फ्लक्स वेरी किया कि नहीं किया, नहीं किया बच्चा, तो बी भी गलत। सी चलो, सी कहता है बेटा इट इज रोटेटेड अबाउट डायमीटर। अगर डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमा दो क्या होगा, फ्लक्स वेरी करेगा ना बेटा, फ्लक्स वेरी करेगा ना बेटा, बोलो फ्लक्स वेरी करेगा तो ऐसा ही है। डी देखो बच्चा, डिफॉर्म कर दिया। अब इसको डिफॉर्म कर, दबा दो, डिफॉर्म कर दो तो ऐसा बन गया बेटा। तो बोलो एरिया वेरी किया कि नहीं किया, एरिया वेरी किया ना बेटा, एरिया वेरी किया तो ये भी सही हो गया। ठीक है, किसको अनम्यूट करूं, अरे सबको कर दे रहा हूं, चलो सारे बच्चों को अनम्यूट कर दे रहा हूं, है ना। जिसको आज पूछना हो अनम्यूट करके पूछना, लेकिन बच्चा अल्लाह नहीं बचाना बिल्कुल भी। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू सर थर्ड के सी वाले पार्ट में, हाँ बोलो। सर थर्ड के बी वाले पार्ट में सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए अपन E इज इक्वल टू VBL वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो E इक्वल टू VBL तो लगाएंगे, लेकिन इस वाले का VBL और इस वाले का VBL इस लूप के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, तो नेट EMF 0 हो जाएगा, समझा। अच्छा ठीक, समझ गया सर, थैंक यू। सर ये सेकंड का डी ऑप्शन में प्रॉब्लम, सेकंड नंबर ना, सेकंड का डी ऑप्शन में बता दे रहा हूं। देखो बच्चा सेकंड नंबर सवाल कहता है बेटा एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लंबाई L है, उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव करा रहे हैं। कम आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है सर। अब देखो मैंने कुछ अभी चेंज नहीं किया, और ये सर मैंने अभी जो चेंज नहीं किया मैंने, अब तक जैसा आ रहा था वैसे ही आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर बच्चा, कोई उपाय नहीं मेरे पास चेंज करने का, नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं कुछ एडजस्टमेंट बेटा। हाँ देखो हुकम साहब 2, देखो बच्चा एक कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L है, उसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव करा रहे हैं बेटा ऑन 2 पैरेलल कंडक्टिंग स्मूथ फिक्स्ड रेल्स that are placed in a uniform constant magnetic field B perpendicular to the plane of the rails as shown in the figure. A resistance capital R is connected between the two ends of the rail. Then which of the following is R type? कौन सा इसमें सही है? देखो तो पहला thermal power dissipated in the resistor is equal to rate of work done by the external force. Velocity है constant क्या? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए सही हो गया ना बेटा, बोलो है ना। बी कहता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल देन ए पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर इंक्रीजेस द वेलोसिटी। नहीं बच्चा, हाँ सही बात, अगर तुम फोर्स डबल कर दोगे तो कुछ पार्ट तो करेगा बेटा हीट जनरेट और कुछ पार्ट की वजह से स्पीड बढ़ेगी। सी कहता है लेंथ लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इफ द रॉड इज एक्सेलरेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। गलत ना बच्चा, गलत ना, लेंथ तो बढ़ रही है हमेशा। डी रेजिस्टेंस R is doubled, then power required to maintain the constant velocity v0 becomes half। देखो बच्चा, अगर रेजिस्टेंस तुम डबल कर दोगे ना बेटा, रेजिस्टेंस डबल कर दोगे तो करंट हाफ हो जाएगा ना बेटा, बोल VBL by R, है ना। और करंट अगर हमारा हाफ हो गया बेटा
तो फोर्स हमारा IL भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी सही है बेटा। ठीक सर है, इसका मात्र ए ऑप्शन सही दिया सर आंसर में। हाँ सर। यस सर। सेकंड का सिर्फ ये दिया आंसर। यस सर, बी और डी नहीं दे रहा सर। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इस नहीं बच्चा सब होगा सही, ये भी सही होगा। सर बी और डी दिया है। सर सॉल्यूशन में बीडी है दिया हुआ। हाँ वीडियो होगा, ये वीडियो होगा। आंसर में सिर्फ नहीं है सर। आगे चलो। सर थर्ड के ए में बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा? बच्चा बी ओमेगा आर स्क्वायर होने के लिए सेंटर से होना चाहिए रॉड बेटा, ऐसे ना होना चाहिए रॉड को। तो यहाँ तो मटेरियल है ही नहीं, है ना। अच्छा ये सर। अब चलो 4 नंबर देखो बच्चा। 4 नंबर कहता है ए कंडक्टिंग लूप रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स फिक्स्ड डायमीटर in a uniform magnetic field in a direction perpendicular to that fixed diameter, है ना बच्चा। उस फिक्स्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर है बच्चा। देखो ले ऐसा एक वायर मान ले बच्चा, और ये डायमीटर के बोर्ड देखो ऐसे घूम रहा है ये, और इस डायमीटर के परपेंडिकुलर ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना। तो सवाल करता है EMF will be maximum at the moment flux is 0। देखिए रहोगे तुम, समझते होगे बेटा। जब ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स क्या लिखोगे, बी ए cos थीटा लिखोगे ना बेटा। तो फ्लक्स जो आएगा बेटा, फ्लक्स अगर तुम्हारा cos फंक्शन आएगा तो EMF साइन फंक्शन आएगा, बोलो, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना बच्चा। इसका मतलब EMF तुम्हारा मैक्सिमम होगा बच्चा एट द मोमेंट फ्लक्स इज 0। सही है ना बेटा, बोल। ये सही है ना। बी कहेगा EMF विल बी 0 when the flux is maximum, बोलो। सही बात। यस सही बात ना। साइन और cos का फंक्शन बेटा। Yes sir. The EMF will be maximum at the moment plane of the loop is parallel to magnetic field। बोलो बच्चा EMF हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 कब होगा, जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास करेगा, बोलो। इसका मतलब हमारा प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सही हो गया बेटा, है ना। डी कहता है फेज डिफरेंस पाई 2 है। सही बात। cos और sin का फेज डिफरेंस पाई 2 होता है ना। आगे चलो सर क्वेश्चन नंबर 6 सर। सर 5th का ए ऑप्शन में B to A होगा डायरेक्शन। डाउट आ रहा सर डायरेक्शन का। सब में कुछ ना कुछ पूछ ही ले रहा तुम लोग। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 में भी कुछ ना कुछ निकाल रहा तुम लोग यार। चल देख, कहता है कॉपर वायर में लंबाई L है। क्लास का क्वेश्चन नहीं है सर, क्लास का क्वेश्चन है। क्लास इलस्ट्रेशन है। डायरेक्शन में दिक्कत आ रहा सर। A to B की जगह B to A आ मेरा डायरेक्शन सर। सिर्फ डायरेक्शन बता दीजिए सर। तो रॉड नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है। रॉड नीचे अगर जा रहा है इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। यस सर। तो गलती क्या कर रहा है, देखो तुम गलती ये कर रहा है कि तुम्हारा B का आ रहा होगा हाई पोटेंशियल, A का आ रहा होगा लो पोटेंशियल। यस सर। तुमने कर दिया करंट B से A। यस सर। लेकिन इस बात का ध्यान रखो AB जो है बेटा वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो सेल है, सेल है ना। चलो 6 में देखो बच्चा, आपको एक क्वेश्चन पहले 6 देखो, 5 में कुछ बताऊंगा। 5 नंबर सुपर कंडक्टिंग लूप क्या होता है? में देखो, a superconducting loop having an inductance L is kept in a magnetic field which is varying with respect to time. Phi is the total flux. Psi equal total EF induced. Then क्या होगा? अच्छा बोल बेटा, लेंज लॉ के मुताबिक क्या कहा तुमने कि फ्लक्स बढ़ेगा तो उल्टा बनाएगा, फ्लक्स घटेगा तो भी उल्टा काम करेगा, बोलो बेटा। लेंज लॉ हमारा यही कहता है बेटा कि हर कीमत पे वो रेट ऑफ चेंज का अपोज करेगा, बोलो बच्चा। यस सर। ठीक है, अब समझो जनरल इंडक्टर और सुपर कंडक्टर। जनरल इंडक्टर का लूप जो होगा बेटा वो भी विरोध करेगा और सुपर कंडक्टर भी विरोध करेगा, है ना बेटा। लेकिन सुपर कंडक्टर इस विरोध करने में कामयाब हो जाएगा। बात समझे बात को। एवरी लूप और कॉइल ऑलवेज ट्राइज
टू मेंटेन इट्स फ्लक्स कांस्टेंट, है ना बच्चा, इन विच ओनली सुपर कंडक्टर सक्सीड। समझे बात को? ठीक है, जैसे कि देखो मैं यूं कहूं तुमसे कि अगर ये कोई कंडक्टर का लूप है बेटा, इसमें हमारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कहोगे? इस वाले में बनेगा ऐसा करंट और इसे बनेगा ऐसा करंट, तो इस करंट की वजह से ऐसा ऐसा बनेगा फील्ड। बोलो बच्चा, है ना? तो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड एक दूसरे का विरोध कर रहे बेटा, बोल, है ना बेटा? लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाएगा, ये जीत जाएगा, फ्लक्स वैरी करने में कामयाब हो जाएगा, है ना बच्चा? लेकिन जो सुपर कंडक्टर होगा बेटा, वो उतना ही फील्ड बनाएगा जितना कि ये बढ़ेगा और उसको कैंसिल कर देगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। फिर से बोलता हूँ, एवरी कंडक्टर और लूप हमेशा क्या करेगा? फ्लक्स के बढ़ने या घटने का विरोध करेगा, है ना बेटा? है ना? लेकिन अपने फ्लक्स को कांस्टेंट रखने में कामयाब कौन होगा? सुपर कंडक्टर। हाँ। क्या बात? अब बताओ, पहला ऑप्शन सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये सही ना हो गया बेटा? यस। बी देखो, करंट हमारा 0 हो जाएगा, सही या गलत? गलत। गलत ना बच्चा, करंट रहेगा ना, करंट रहेगा तभी तो बना पाएगा ऐसा वाला फील्ड। बी हमारा गलत हो गया बेटा। सी चलो, सी सही। 0 सही है। सही हो गया। यस और डी गलत। गलत, गलत है ना बच्चा? बात समझ में आ गई? मतलब 6 नंबर में मैथमेटिक्स नहीं है बच्चा, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। 6 नंबर में नो मैथमेटिक्स एट ऑल। 6 नंबर क्वेश्चन में नो मैथमेटिक्स एट ऑल। आगे देखो, करुणा शंकर ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 सर। यस सर। इतना अच्छा लड़का है, देखो तो 6 के बाद डायरेक्ट 10 पहुंचा दिया मुझे। 8 सर। 8 सर। कोई गंदा बच्चा बोला कुछ। 8 का ए और बी। ये बच्चा मेरी तरक्की का बाधक है। हाँ, मैं एक बार में 4 क्वेश्चन तरक्की किया था, तो फिर मुझे खींच लिया 8 नंबर। देख भाई, बहुत बेमन से बता रहा हूँ मैं। LR सीरीज सर्किट, वाह कोई बात नहीं, अभी नहीं बता सकते बेटा, ये पढ़ाई नहीं हम लोगों ने अभी, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया अभी, है ना? बस गया मैं। देखो 10 नंबर में 10 नंबर। 2 इंडक्टर कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी, L2 हो गया 2 मिली हेनरी। तो ये भी नहीं करंट इन एक कॉइल को इंक्रीज कर दिया at a constant rate, the current in the second coil is also increased at the same rate. At a certain time, the power given to the 2 coils is the same. दोनों का power same बच्चा. At that time, the current induced, the induced voltage and the energy stored in the first coil are I1, I2, I1, V1, W1. Corresponding values for the second coil. ये हमारा बेटा I2, V2, ठीक है। देखो तो कहता 2 कॉइल है बेटा, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस हमारा दिया हुआ है, दोनों में करंट हमारा इंक्रीज किया बराबर रेट से। कौन टकार मार रहा है रे? गैस्ट्रिक है पेशेंट, घंटे प्रोजल खाओ। देखो आगे, कांस्टेंट रेट से द करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज, दोनों का रेट सेम बच्चा, दोनों में di/dt दोनों के लिए सेम दिया है बेटा। अब कहता है एट अ सर्टेन इंस्टेंट द पावर गिवन टू द 2 कॉइल्स इज सेम, दोनों का पावर भी सेम बेटा, इसका मतलब वोल्टेज इनटू करंट भी सेम है, ठीक है? एट दैट टाइम ऑफ करंट, द करंट इंड्यूस वोल्टेज एंड द एनर्जी stored I, V और W है बेटा, ठीक है? तो इसका हमें रेशियो निकालना है। देखते बच्चा, अगर हमारा di/dt सेम बच्चा, ध्यान देना रे, तो फिर वोल्टेज का रेशियो क्या बोलेगा? V1/V2 बराबर L1/L2 बोलो बच्चा, होगा? क्योंकि di/dt सेम ना बच्चा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना L/di/dt। तो इंडक्टर में कितना रेशियो था बेटा? 1 का 8, 1 का 2, तो 4 में हो गया, ठीक है? अब देखो बेटा, पावर का रेशियो 1 दिया ना बेटा, पावर दोनों का बराबर दिया ना बेटा सवाल में। तो सवाल में अगर पावर सेम दिया बच्चा, इसका मतलब V1
I1 इक्वल टू V2I2। इसका मतलब बेटा I1 बाई I2 इक्वल टू V2 बाई V1। ये हो गया बेटा 1/4, है ना। अब देख बेटा एनर्जी चाहिए मेरे को, तो W का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ L I स्क्वायर। इसका मतलब बेटा W1 बाई W2 इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू I1 बाई I2 का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो L1 बाई L2 कितना हो गया, देखो ये हमारा है बेटा 4, I1 अपॉन I2 हो गया 1/4 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 1/4। तो देखो ना फर्स्ट का आंसर हमारा, फर्स्ट तो सही हो गया बेटा, फर्स्ट तो हमारा आ गया, यहाँ आया। सेकेंड हमारा तो गलत हो गया। थर्ड हमारा आ गया W2 बाई W1, ये भी आ गया, थर्ड भी आ गया बेटा हमारा। और डी देखो V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1/4, ये भी आ गया बेटा। तो सही आंसर हुआ इसका A C D। समझ गए। अब आ जाओ पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में। 0 कैसे हुआ सर? कौन सा बच्चा? 6 में 0 कैसे हुआ? क्या 0 कैसे हुआ? EMF? हाँ बेटा क्योंकि फ्लक्स था ना कांस्टेंट, ये अपना फ्लक्स कांस्टेंट करने में कामयाब हो गया ना। हाँ सर। तो शायद तुम्हारा अब डाउट ये होगा कि फ्लक्स EMF नहीं है तो करंट कैसे आया, हाँ सर। है ना। तो फिर देखो बच्चे यूं सोचना, EMF अगर 0 है तो करंट क्या बोलेंगे हम, E बाई R। अब देखो बेटा EMF 0 हमारा है और रेजिस्टेंस भी 0 है, तो 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेट। हाँ मतलब इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। आगे चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ओके देखा जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। कितनी अच्छी शुरुआत हुई है आज, पहला और दूसरा छोड़ कर सीधे तीसरे पे आए हम लोग। भगवान करे ऐसे ही तरक्की करो तुम। सर क्वेश्चन नंबर 4। वाह यार कितना अच्छा बोलता है तुम लोग। चलो पहले 3 करते हैं, लेकिन देखो भाई 3 है, कहता है 2 पैरेलल वर्टिकल रेल्स AB and GD are separated by 1 meter. They are connected at the two ends by resistance R1 and R2 as shown in the figure. A horizontal metallic bar capital L of mass 0.2 kg start without sliding vertically down. The rails under the action of gravity, gravity की वजह से नीचे गिरता है बच्चा। There is a uniform horizontal magnetic field 0.6 टेस्ला। तो देखते बच्चा कितना हो जाएगा इसका EMF, B हो गया 0.6, वेलोसिटी V और L हो गया हमारा कितना, L था बेटा 1 मीटर, है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। It is obtained, कितना हो गया ये 0.6 V। अब कहता है बच्चा it is observed that the terminal velocity at end, जब वेलोसिटी आ गया, जब वेलोसिटी इसका हो गया बेटा कांस्टेंट, जब इसकी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2, इसका मतलब पावर हमारा कितना हो गया, पावर हो गया बेटा हमारा 0.76 वाट। इसका मतलब E स्क्वायर बाई R1, E स्क्वायर बाई R1 हो गया बेटा 0.76, है ना बच्चा, और E स्क्वायर बाई R2 ये हो गया हमारा बेटा 1.2 वाट। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कहता है if the terminal velocity of the bar L is x meter per second and R1 is y ohm, तो R2 का वैल्यू z ohm। तो हमें निकालना है x प्लस 76 प्लस, हमने क्या निकालना है बच्चा, R1 निकालना है, R2 निकालना है ना बच्चा। अच्छा मास दिया था रॉड का, देखो तो मास दिया है, ठीक। देखो बच्चा 0.2 kg। हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक। अब तक जो मैंने लिखा बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही लिखा है बेटा, है ना। अब आंसर भी आते हैं बेटा। देख दो, अगर हमारा v हो गया बेटा कांस्टेंट, तो देखो तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ना हो गया बेटा, बोल, है ना। अब तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेगा, लिखेगा ILB
बराबर mg, है ना बेटा। अब देखो E ILB कितना हो गया, तो रॉड में कितना करंट जाएगा, तो कहोगे E बाई R1 प्लस E बाई R2, बोलो बच्चा होगा ना करंट, बोलो बोलो। E बाई R1 करंट जाएगा ऊपर वाले में और E बाई R2 आएगा नीचे वाले में, है ना बच्चा। इनटू लेंथ हमारा कितना बेटा, लेंथ हमारा कहाँ गया 0.1 मीटर था, मैग्नेटिक फील्ड 0.6 इज इक्वल टू बेटा mg 2 into 10, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में हमारा E अगर कॉमन कर ले हम लोग तो क्या हो गया 1 by R1 प्लस 1 by R2 इक्वल टू 2, बोलो बेटा होगा, बोलो नहीं 2 by 0.6, बोलो बच्चा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना कि एक नंबर दो नंबर को ऐड कर लेना बेटा, ठीक है, एक नंबर दो नंबर को ऐड कर लेना और इस पूरे को 3 नंबर से डिवाइड कर देना, एक बार में तुम्हारा E निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, और जब E तुम्हारा निकल जाएगा तो तुम्हारा R1 निकल जाएगा, है ना बच्चा। ठीक है, तो R1 निकल जाएगा तो फिर R2 निकल जाएगा, है ना बच्चा, बोलो। ठीक है, और जब E निकल गया बेटा तो E बराबर BBL ना बेटा, तो तुम्हारा V निकल जाएगा फिर। बात समझ में आ गई। अब चलो 4 नंबर सवाल में आया जाए। सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में बस मास नहीं दिया हुआ है, मास बता दीजिए, वही बस दिक्कत है। 4 मिलीग्राम। यस सर, मास नहीं दे रखा है, 4 mg लिख दिया है, 4 mg लिख। अरे बच्चा मास 4 mg का मतलब ये है m बराबर 4 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 4 into 10 power minus 3 ग्राम, गलत पढ़ लिया मैं। 4 into 10 power minus 6 राम बालाजी का 19 का अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5 5 हाँ बताता हूँ 5 देखो सारे सारे क्या सारे बता दूं, हाँ सारे बता दूंगा बिल्कुल, जैसे ही क्लास खत्म होगी है ना, मैं लॉग आउट करूंगा, तुम वेट करना जूम पे मेरा लॉग आउट करने के बाद। देखो 5 नंबर सवाल में 5 नंबर कहता है बेटा एक रेजिस्टेंस हमारा R है बेटा, और ये हमारा एक पैरेलल वायर्स है ना बेटा, इसके पैरेलल हमारा ये इनफाइनाइट वायर है। ये क्वेश्चन हमारा आई करंट दे रहा है बेटा इसमें, और कहता है इसके ऊपर एक रॉड लगा दो और रॉड की वेलोसिटी हमारी v0 है बेटा, जो भी है वेलोसिटी वो कांस्टेंट है ना। चलिए इसकी जो भी हमारी वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट है, सुनो ध्यान से बेटा। तो सवाल में कहता है कि इस वाले वायर की वजह से बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगा बेटा फ्लक्स, और रॉड के मूव करने से फ्लक्स वेरी करेगा। तो रॉड के मूव करने से जब फ्लक्स वेरी करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा बच्चा, और उस इंड्यूस करंट की वजह से इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना बच्चा। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चा, बिल्कुल उसी पॉइंट पे तुम फोर्स लगाओगे, तभी तो टॉर्क 0 होगा बेटा, है ना। तो सवाल करता है कि इस वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए हमें इस रॉड के किस पॉइंट पे फोर्स लगाना चाहिए। सवाल समझ में आ गया सबको। तो हम वही फोर्स लगाएंगे बेटा जहां पे करंट आया हो, है ना बेटा, सही उस पॉइंट फोर्स जहां पे मैग्नेटिक फोर्स आया हो। तो हमारा काम ये है इसमें कि मैग्नेटिक फोर्स किस जगह पे लगेगा हमको ये पता करना है, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा मैंने मान लिया कि इसमें करंट आई हो गया, है ना बेटा। तो अब सोचो अगर मैं यहां से बेटा x की दूरी पर अगर मैं dx का एलिमेंट्री लूं तो इस एलिमेंट्री पे df वाला फोर्स ऐसे लगेगा ना बेटा, बोल, है ना। तो df मैग्नेटिक कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा I इंटू dx इंटू इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I0 बाई 2 पाई x होगा बेटा, ठीक है। तो सोचो ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I0 I डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, कहां से कहां
कहाँ से कहाँ? अच्छा दिया सवाल में ए और ये दिया 3a, तो a से हो गया बेटा 3a, ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ln3। देख बच्चा ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब सोचो जिस पॉइंट से तुमने डिस्टेंस लिया है बच्चा, जिस पॉइंट से तुमने डिस्टेंस लिया है, इसी पॉइंट से अगर तुम टॉर्क निकालो तो टॉर्क क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। डी टाउ क्या हो जाएगा बेटा? आई इंटू डी एक्स इंटू बी। ये तो हो गया बेटा फोर्स। इस फोर्स का यहां से डिस्टेंस ये हो गया बेटा x, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी एक्स इंटू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई x इंटू एक्स। देखना बच्चा x हमारा कट गया रे, x हमारा कट गया तो क्या बच गया? ये बच गया म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई dx फ्रॉम a to 3a। ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई इंटू 2a। बोल बेटा, ठीक है। अब सोचो बेटा, अगर इन सारे डीएफ के एलिमेंट्री का रिजल्टेंट फोर्स ये है ना, और इसी फोर्स का ये टॉर्क है ना, तो इसका मतलब अगर मान लूं मैं कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर इस जगह पे लग रहा है, अगर इस जगह पे लग रहा है बेटा Fm, यहाँ से दूरी R पे लग रहा है, तो फिर बेटा ये फोर्स कितना होना चाहिए? ये फोर्स होना चाहिए R इंटू Fm ना बेटा, बोल। यस सर। फोर्स कितना ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा R इंटू, यहाँ से पुट कर लो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ln3, है ना बेटा। R निकल गया यहाँ से, R ही पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 अब कल ही करते हैं बेटा बाकी, ठीक है। अब कल ही करते हैं, ठीक है सर। बताओ तुमसे एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 क्वेश्चन 7 अब कल करेंगे बच्चा। सर प्लीज सर टेलीग्राम लिंक भेज दो ना। कौन कोयल गा रहा है? कोयल गा है यार, अच्छा लग रहा था। देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 5 से 10 हो गए। 2 पार्ट 2 5 से 10 कल करेंगे डिस्कस। अच्छा बोलो पार्ट 1 में, पार्ट 1 में हम लोग कहाँ तक किए थे डिस्कस बेटा? सर 10 तक हो गया था पार्ट 1 में, 2 पार्ट 1 में। 2 पार्ट 1 में 10 तक हो गया था। नहीं सिर्फ 1 में। सर 1 में 1 मिनट सर F तक हो गया। F तक हो गया ना, तो G और H कर लेना। सर जी भी हो गया, जी भी हो हाँ गया। सर जी भी हो गया, जी हो गया सर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन H करना, फिर ठीक है सेक्शन H, है ना। और डीपी वाले तुम लोग किए हो 23 22 सर 23 23 सर 23 कर लेना। डीपीपी डिस्कस नहीं होगी 23 सर। नहीं डिस्कस अभी नहीं होगी बच्चा। डीपीपी 23 चला बाय सर ऐड कर लूंगा बच्चा। तो 5 से 10 हो गया पहले ही। टेलीग्राम लिंक से। हाँ बच्चा तुमने टेलीग्राम लिंक थोड़ी मोटिवेशन क्लासेस को दो। बाय बाय, अब कुछ नहीं, बाय। डीपीपी 23 है। मोटिवेशन क्लास भी रखो।